हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर ख़त्म कर लिया। अब आपका काम है उसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करना। जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बताते जाइए। कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए भी हैं। वांटा फैक्टर के, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के, राउट्स ला के सारे क्वेश्चन लगाते जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के लिए ये चैप्टर। कंपटीशन के लिए भी हर बार एक क्वेश्चन इससे आना ही आना है। 4 नंबर का आपको पता है, तो इसलिए कंपटीशन के लिए भी बोर्ड के लिए भी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप उसको पढ़िए। बट आज जो हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे वो सेकंड चैप्टर, मतलब नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है। और इस चैप्टर को मैं इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूँगा क्योंकि ये चैप्टर मेरे नज़रिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इकलौता ऐसा चैप्टर है या ऐसा ब्रांच है साइंस का जो केमिस्ट्री को फिजिक्स से मोर सिग्निफिकेंटली जोड़ता है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो फोकस है वो एनर्जी पर है। हम एनर्जी को स्टोर कैसे करें, हम उसका बाद में यूज कैसे करें। एनर्जी को स्टोर करके बाद में यूज करने का तरीका सिर्फ इसी चैप्टर के अंदर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी। तो केमिस्ट्री के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी में एंटर करेंगे हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से। ठीक है, आप लोग अभी जस्ट फिजिक्स में भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, मुझे याद है, मुझे पता है। तो मैं चाह रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी के वो सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़े जाएं। फैराडे को थोड़ा हम लोग यहाँ भी यूज करें। हम उन दूसरे फिजिक्स के जो साइंटिस्ट हैं जिनकी थियरीज आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं उनको भी हम थोड़ा सा प्रॉब्लम में लाएं, उनके बारे में थोड़ा और हम बातें करें इस चैप्टर में भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर I would like to suggest, please go through the significance of this chapter. What a vast significance of this chapter actually we have. The vast significance. ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जैसे मैं अभी कह रहा था कि एनर्जी को स्टोर करके बाद में यूज करने का एक ही तरीका है और वह है सेल। वह है सेल। इवन हमारी बॉडी भी एनर्जी को स्टोर करके बाद में यूज करने का जो तरीका निकालती है वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही आती है। हमारे बॉडी मतलब कि बायोलॉजिकल बॉडी में भी जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, जिसको आपने कहा एटीपी, और बाद में वही एटीपी का खर्च होके हमारी बॉडी में करंट देना या हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करना बहुत ही कॉमन है। उस सेम तरीके से हमारे चारों तरफ मुझे नहीं पता कि अनगिनत इनफाइनाइट ऐसे एप्लियंसेस होंगे, ऐसे मशीनरीज होंगी जिसमें एनर्जी को, जिसमें हीट को, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को या दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज को हम स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। और केमिकल का मतलब नथिंग बट द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो चार्ज को एटम या आयंस के फॉर्म में रखना, चार्ज को एटम या आयंस के फॉर्म में रखना, स्टोर करना कहलाता है केमिकल एनर्जी। और फिर वही केमिकल एनर्जी से, उसी एटम और आयन से फिर से वही चार्ज दे देना कहलाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसका मतलब ये चैप्टर डील करेगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कैसे स्टोर करें और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे फिर से कन्वर्ट कर पाए। मैं आपको बताते चलूं कि हमारे चारों तरफ दो तरह के होते हैं सेल दो तरह के होते हैं। पहला सेल जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सुन रहे हैं आप मेरी बात ध्यान से? जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, इसको कहा गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या कहा गया? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इस सेल के बारे में इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। दूसरा सेल, वो सेल जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इसे कहा गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसी को कहा गया गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल। ये सारे नाम इसी के हैं। आपको याद आ रहा होगा कि क्लास 11th में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसा एक टॉपिक मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया है। डिटेल में नहीं, डिटेल में हम लोग यहीं पढ़ेंगे, बट हम ब्रीफ डिस्कशन में आपको बता सकता हूँ कि हमने वहाँ पे किया है। हमने वहाँ पे डेनियल सेल के बारे में डिस्कस किया है। तो इसका मतलब आपको रिमाइंड होता जाएगा कि हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में फिर से पढ़ रहे हैं। ओके, तो मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हमको थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ना है। लास्ट का टॉपिक थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिटिक सेल को डील कर सकता है। ठीक है,
अगर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलना, इसका मतलब वी हैव अ टाइप ऑफ सेल दैट एक्चुअली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। उसके पास कुछ केमिकल्स हैं जिसमें वो कुछ रिएक्शन कराएगा, जिसमें कुछ आयंस एक्सचेंज होंगे, जिससे प्रोड्यूस होगा चार्ज, और चार्ज का फ्लो होना ही इलेक्ट्रिसिटी होता है। इतना तो आपको पता है पहले से ही, चार्ज का फ्लो होना ही इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिसका हम लोग यूज करेंगे अपने बाहर के कामों में। ठीक है, तो इसका मतलब हम वन बाय वन इस चैप्टर के माध्यम से ये सीखने की कोशिश करेंगे कि चार्ज का फ्लो कैसे होगा विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन करते चलूँ, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए मुझे लिख के दिखाना पड़ेगा और उसके लिए हमको चलना पड़ेगा कॉपी पर। बट उसके पहले आप थोड़ा सा मेरे चेहरे को झेलते रहिए, फेस को, और हम थोड़ा बात इस पे और करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ टॉपिक के बारे में। किसी भी तरह के जो सेल होते हैं, आपको पता है, या करंट का फ्लो होता है, उसके लिए हमारे पास होता है दो टर्मिनल। हमारे पास होते हैं दो टर्मिनल्स, एक नेगेटिव टर्मिनल्स, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल्स। अगर हमारे पास सेल नहीं भी है तो भी हमको दो अलग अलग टर्मिनल का हेल्प लेना पड़ता है करंट को फ्लो कराने के लिए। क्योंकि जब भी किसी भी वायर से, किसी रेजिस्टेंस से भी चार्ज फ्लो करेगा, तो वहां से जब चार्ज फ्लो करेगा तो दो तरह की चार्ज फ्लो करेंगे, और वो दोनों तरह के चार्ज आप पढ़ते रहते हैं। एक पॉजिटिव चार्जों का फ्लो होना, जो कि बोला जाता है कर्नल्स, पॉजिटिव स्फीयर्स, और उसी के क्रॉस नेगेटिव चार्जों का फ्लो होना, जिसे कहा गया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन्हीं दोनों के आपस में फ्लो होने के जो अपना एक सापेक्ष मान है, सापेक्ष मान में कहूंगा कि रिस्पेक्टिव वैल्यू, रिस्पेक्टिव कैलकुलेशंस, उसी के हेल्प से हम लोग करंट की वैल्यू निकाल के ले आते हैं। ठीक है, एक्चुअली करंट का मतलब, जब फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं आप, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बस है, उसका मतलब फ्लो ऑफ प्रोटॉन भी हो सकता है ना। चार्ज का फ्लो का मतलब फ्लो ऑफ प्रोटॉन और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही हो सकता है। बट मोस्ट वाइडली इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता रहता है, तो हम इलेक्ट्रॉनों के नाम से इलेक्ट्रिसिटी जैसा नाम वर्ड यूज कर रहे हैं, है ना ऐसा। जब मैं करंट को थोड़ा देखता हूं तो मुझे लगता है कि एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं, मैग्नेटिज्म, मतलब कि मैग्नेटिसिटी का फ्लो भी है। एक अलग सा वर्ड मैं यूज कर लिया, मैग्नेटिसिटी, थोड़ा सा अलग सा है। ठीक है, मैग्नेटिज्म। तो एक्चुअली whenever we are actually discussing about the flow of charge, we actually not discussing about the flow of electrons only. मैं इस समय अब दो तरह के फ्लो के बारे में बात करूंगा, फ्लो ऑफ मैग्नेटिक लाइंस और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। ये दोनों ही करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको और आप इसको पढ़ते भी हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो करंट इंड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो मैग्नेटिज्म फ्लो इंड्यूस कर सकता है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। मतलब थ्रू द इंडक्शन ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। बट ये डिस्कशन तो फिजिक्स का है, इसलिए मैं चाहूंगा कि ये फिजिक्स के टीचर ही डील करें। हम यहाँ पे डील करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को आयंस के टर्म्स में। हमारे यहाँ केमिस्ट्री में हम डील करेंगे, स्ट्रिक्टली डील करेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ आयंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ चार्ज इन द सॉल्यूशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ चार्ज इन द सॉल्यूशन. So in the full syllabus, in the whole chapter, throughout the chapter, we actually dealing of the flow of ions, कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ आयन का फ्लो कैसे हो गया, और आयन आया कहाँ से, आयन आया कहाँ से। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको और आगे हम ले चलते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि आयन का फ्लो होना जरूरी है करंट के फ्लो होने के लिए इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आयन का फ्लो होना जरूरी है। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो सोल्यूशन है, जो हमारे पास एक्वस सोल्यूशन है, मैं एक्वस सोल्यूशन का नाम ले रहा हूँ, वैसे आप किसी भी तरह के सॉल्वेंट का यूज कर सकते हैं जो आयन कंटेन करता हो, बट मोस्ट वाइडली जो यूज्ड सॉल्वेंट है वो तो वाटर ही है। तो वाटर के अंदर वो सारे सबस्टेंस जो डिसोसिएट होते हों, सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से, all those substances dissociate in water, they can produce electricity, and their cell are called electrochemical cells.
सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? मैं बात कर रहा हूं वो सारे सबस्टेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस करते हैं, वो सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए। उन सबका सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, थोड़ा और डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने का क्या मतलब है? जब मैं बोलूंगा आयंस, तो सबसे आसानी से आयन में कन्वर्ट होता कौन है? आपको पता है सबका सारा का सारा सबस्टेंस बना हुआ है एलिमेंटों से, और एलिमेंट होते हैं दो तरीके के, मेटल्स और नॉन मेटल्स। आप ये मत कहिएगा सर मेटलॉइड भी तो होते हैं। इन केमिकल बिहेवियर मेटलॉइड्स आर नॉन मेटल्स, इन फिजिकल बिहेवियर metalloids are different. Okay, so we don't have metalloid, we have only metals and non-metals in chemical behavior. Fine. metals और non-metal में most easily आयन में कन्वर्ट होता कौन है बताइए? metals. metal has most tendency to convert into their ions to release their electrons. मेटल सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करके अपने आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो बनाते हैं कैटायंस। क्या बनाते हैं? कैटायंस। इवन नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉनों को गेन करके बनाते हैं एनायंस। क्लियर बात हो रही है? बट मेटल ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉनों को लॉस करते हैं, और इसलिए जब मैं कहूंगा आयंस, जब मैं कहूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है आयंस, तो मैं कहूंगा कि सबसे आसानी से हम लोग डील करने वाले हैं मेटल के कंपाउंडों को, हम डील करने वाले हैं मेटल के साल्ट को जो वाटर में डिसोसिएट होता हो, हम डील करने वाले हैं मेटल के इलेक्ट्रोडों को जो कि करंट को फ्लो करने देगा। ठीक है, दो तरह का टर्म समझिएगा। मैं चैप्टर शुरू करूंगा उसके पहले समझिए आप इस बात को कि जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का मतलब रॉड, मेटालिक रॉड, कंडक्ट करने वाला रॉड। ठीक है, हमारे पास सोल्यूशन है, मेरे पास यहाँ कोई एग्जाम्पल नहीं है, मेरे पास एक बीकर होता तो मजा आ जाता। ठीक है, ये रॉड की तरह काम करेगा। ठीक, अभी मैं आपको कॉपी पे दिखाऊंगा इसको। अब सुनिए, अगर मेरे पास कोई बीकर है जिसमें कोई मेटल का साल्ट है जो डिसोसिएट हो गया अपने आयंस में, लेकिन वो आयंस में डिसोसिएट होने के बाद जो उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? कंडक्ट करने के लिए होना चाहिए एक ऐसा रॉड जो उस सॉल्यूशन में डीप हो और इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट कर पाए। इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करने का मतलब इलेक्ट्रॉन उस रॉड से फ्लो कर सके, और ऐसा टेंडेंसी किसके पास होती है? मेटल के पास। It means whenever we are talking about electrochemical cells, their electrode must be made up of metals, must be made up of metals except graphite. आपको पता है ग्रेफाइट भी एक नॉन मेटल है, बट वो यूज होता है एज ए इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को लेकर के बात करूं तो ऑल द मेटल्स एंड ग्रेफाइट कैन बी यूज्ड एज अ मेटल्स, can be used as electrodes. क्लियर बात हो रही है? ओके, सो वी हैव, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना सीख रहे हैं। हमारे पास कंडक्टर हो गया, कौन है वो? मेटल है। सॉल्यूशन में पानी है, पानी में होने क्या डाला? कोई मेटल का कंपाउंड डाल दिया, मेटल का डाल दिया कंपाउंड। ध्यान रखिएगा, कंपाउंड मेटल के भी हो सकते हैं, नॉन मेटल के भी हो सकते हैं, लेकिन वो कंपाउंड ध्यान ये रखना है कि वो डिसोसिएट होनी चाहिए। डिसोसिएट नहीं होंगे तो हम उस सॉल्यूशन में आयन नहीं आएगा, आयन नहीं आएगा तो आयन का फ्लो नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा तो करंट नहीं बनने वाला। ठीक है, क्लियर बात हो रही है? ओके, तो इसका मतलब एसिड अगर लेते हैं हम लोग, एसिड जो कि होता है नॉन मेटल का कंपाउंड, तो एसिड डिसोसिएट हो जाएगा आसानी से। बेस लेंगे, बेस होता है कंपाउंड ऑफ मेटल्स, मेटल का कंपाउंड होता है, वो डिसोसिएट हो जाएगा। साल्ट लेंगे तो होता है कंपाउंड ऑफ मेटल, वो आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा। जो ज़्यादा डिसोसिएट होगा वो ज़्यादा इजीली आयन प्रोड्यूस करेगा, और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो हम जब भी बात करेंगे हम अच्छे वाले इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट जैसा वर्ड मैं पीछे यूज कर चुका हूँ सॉल्यूशन चैप्टर में। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कंपाउंड जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हो। ठीक है, तो मेरे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दो मेटालिक रॉड जिससे करंट जाएगा। दो क्यों? क्योंकि टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव है। ठीक है, हमें सीखना होगा नेगेटिव टर्मिनल कौन है, हमें सीखना होगा पॉजिटिव टर्मिनल कौन है। आप ये मत सोचिएगा कि दोनों इलेक्ट्रोड मेटल के हैं तो किसी पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड का चार्ज नहीं, एक्चुअली वो चार्ज ऑफ फ्लो है, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के हिसाब से वो चार्ज निकाला गया है। ठीक है,
तो आप ये मत सोचिएगा द मेटल्स कैरी चार्ज। इलेक्ट्रोड नेगेटिव का मतलब मेटल नेगेटिव नहीं होता। इलेक्ट्रोड नेगेटिव का मतलब दे हैव अ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात और, करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब वट एवर इफ वी हैव अ टू इलेक्ट्रोड, द वन मस्ट हैव मोर पोटेंशियल देन अदर वन। द वन मस्ट हैव मोर पोटेंशियल। ठीक है, और जहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, जहां पे पोटेंशियल कम होगा, ज्यादा से कम की तरफ करंट फ्लो होता रहेगा। तो सुन रहे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होगा। क्लियर हो गई बात? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना करंट के फ्लो होने जैसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना कहां से होता है? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा से कम इलेक्ट्रॉन की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहेगा। मतलब कि जिस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां से कम इलेक्ट्रॉन की तरफ फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट का फ्लो आपस में बोलते हैं अपोजिट। हम उन्हें बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। द फ्लो ऑफ करंट इज नॉट एक्चुअली द करंट, दैट इज अ कन्वेंशनल करंट दैट इंडिकेटिंग द पॉजिटिव टर्मिनल। क्लियर बात हो रही है? ऑलवेज conventional current flow from positive terminal to negative terminal, and electrons flow from negative terminal to positive terminal. इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो गए? अपोजिट हो गए। दोनों आपस में क्या हो गए? अपोजिट हो गए। कौन सा टर्मिनल नेगेटिव होगा? अब इस पे दिमाग लगाएंगे हम लोग। कौन सा टर्मिनल होगा नेगेटिव? जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है, मेरे पास अगर एक पेन और होता तो मैं आपको बता देता। एक पेन तो दिख नहीं रहा। मान लीजिए मेरे पास दो पेन है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास दो पेन है। ये दोनों अलग अलग मेटल्स हैं। दोनों अलग अलग मेटल्स हैं। इन दोनों में जो मेटल सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, दोनों मेटल है ना, तो दोनों की टेंडेंसी अलग अलग होगी ना। एक ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, एक कम एक्टिव हो सकता है। एक ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, एक कम आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जो मेटल ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब सपोज दिस इज अ मोर एक्टिव मेटल, इससे ज़्यादा एक्टिव है तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ज़्यादा। इस पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कम। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करेगा। समझ में क्या आया? समझ में ये आना चाहिए आपको कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो, क्लियरली सुनिए, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम more active metals to less active metals. Electron always flow from more active metals to less active metals. ठीक है, in outer circuit, in external circuit. ठीक है, दो सर्किट का मैं नाम लूंगा। एक सर्किट जिसमें इलेक्ट्रोड है, बाहर से रजिस्टर से कनेक्ट है, और इलेक्ट्रोड डीप कहां पर है? सॉल्यूशन के अंदर। और वो सॉल्यूशन आपस में कनेक्ट होंगे कैसे? साल्ट ब्रिज से। मैंने दिखाया आपको साल्ट ब्रिज से, अभी दिखाऊंगा, अभी मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। तो अंदर इसका उल्टा चलेगा। ठीक है, बाहर क्या होगा? मोर एक्टिव से इलेक्ट्रॉन गया लेस एक्टिव की तरफ, फिर अंदर लेस एक्टिव से मोर एक्टिव की तरफ, और ये सर्किट चलता रहेगा। ठीक है, और इस सर्किट में करंट निकलता रहेगा और उस करंट का काम होता रहेगा बाहर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब हमारे पास दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होंगे। दोनों इलेक्ट्रोड अपने ही साल्ट के सोल्यूशन में डीप किए जाएंगे। उनमें आयन डिसोसिएट होंगे जो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहेगा फ्रॉम मोर एक्टिव टू लेस एक्टिव। करंट का फ्लो होगा फ्रॉम लेस एक्टिव टू मोर एक्टिव, या पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और इस तरीके से पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप हो जाएगा। इस तरीके से इस सेल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा मैं आपको और दिखा दूं। चलिए आ जाइए। सबसे पहले ये देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हमको समझना होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड और उसी के इलेक्ट्रोलाइट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमारे पास तीन तरह के पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं, देख पा रहे हैं आप। मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल रॉड है, उसको उसी के सोल्यूशन में डीप किया गया है, उसी का साल्ट सोल्यूशन, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ, न तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ न तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन हुआ। ऐसे को बोला जाता है नल इलेक्ट्रोड। क्या बोला जाता है? नल इलेक्ट्रोड। अगर हमने इलेक्ट्रोड डाला साल्ट सोल्यूशन में डीप करते ही
इलेक्ट्रोड ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। इलेक्ट्रॉन लॉस करते ही इलेक्ट्रोड कहलाएगा नेगेटिव टर्मिनल। क्या कहलाएगा? नेगेटिव टर्मिनल। और इसी को हम बोलते हैं एनोड। इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन निकलना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरा उसका उल्टा करिए, इलेक्ट्रोड को उसी के साल्ट सॉल्यूशन में डीप करते ही इलेक्ट्रोड से साल्ट सॉल्यूशन में पाया जाने वाला जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करते ही वो बना लेता है कैटायन, वो डिपॉजिट हो जाता है, और इसको बोलते हैं हम लोग कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। इसको बोलते हैं रिडक्शन। इस प्रोसेस को रिडक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन कहलाता है। इस तरीके से मेटल इलेक्ट्रोड कन्वर्ट हो गया कैटायन में बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन गेन्ड इलेक्ट्रॉन एंड डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड, रिडक्शन। ठीक, तो मतलब क्या निकला? द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, मैं रिपीट कर दूं, ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 11th में, अगर तो आपको इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने की कोशिश करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाइए। ठीक है, क्योंकि टॉपिक अभी बहुत आसान है। दो तरह के सेल मैंने अभी बोला था, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वेनिक और वोल्टेइक एक ही होता है। डेनियल सेल बनाना सीखते हैं हम लोग, मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। देखिए, ये आपका है एक चैम्बर, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन चैम्बर। मैं लिखा तो नहीं है बट यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन चैम्बर, और ये कहलाता है रिडक्शन चैम्बर। इन दोनों चैम्बरों को हमने जोड़ा है एक साल्ट ब्रिज से, जिसमें भर दिया हमने KCl, साल्ट ब्रिज। ये दोनों ही हाफ सेल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो चैम्बर्स हैं, जो जिसको बोला गया हाफ सेल, और इसको पूरे को बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोड हमने क्या लिया है? जिंक मेटल। कैथोड क्या लिया है? कॉपर मेटल। और जब जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड हो, जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड इन देयर साल्ट सोल्यूशन, हम उन्हें बोलते हैं डैनियल सेल। क्या बोलते हैं? डैनियल सेल। तो जिंक का एनोड है, तो ऐसे में जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कहाँ आता है? जिंक +2 के फॉर्म में आता है सोल्यूशन में, और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम एनोड द नेगेटिव टर्मिनल टू कैथोड ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल। और कन्वेंशनल करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप देख पा रहे हैं ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है, जो कि कैथोड की एनोड की तरफ दिखाया गया है। ठीक है, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। ठीक, इंटरनल सर्किट, इंटरनल चार्ज या इंटरनल न्यूट्रलिटी मेंटेन बाय KCl, क्योंकि यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आएगा तो ये चार्ज्ड हो जाएगा, उसको बैलेंस रखने के लिए Cl- इसमें आता रहेगा, K+ इसमें आता रहेगा। कॉपर +2 फ्रॉम द सोल्यूशन एक्सेप्ट द 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक, जो अभी अभी आया और कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट हो गया। आप एरो से सब कुछ देख सकते हैं। सारी चीज़ों के लिए मैंने एक एरो बना के रखा हुआ है, आप एरो से समझिए। कॉपर सल्फेट है, कैथोड है, कैसे हो रहा है। ठीक, इसके बारे में डिटेल हम लोग सीखेंगे। और मैं उसके पहले बता दूं, डैनियल सेल के इस करंट की वैल्यू, ठीक है, आप देख पा रहे हैं जिंक से जिंक +2 एक्वस, ये साल्ट ब्रिज का निशान है। कॉपर +2 एक्वस से कॉपर डिपॉजिट होना, और इस पूरे डैनियल सेल का जो E0 सेल है, E0 सेल का मतलब कि सेल पोटेंशियल, उसकी वैल्यू होती है 1.1 वोल्ट। कितनी होती है? 1.1 वोल्ट। यहाँ तक आज मैं आपको सिखाऊंगा। अगले लेक्चर से इसको हम लोग और आगे बढ़ेंगे। आप पिछले सॉल्यूशन चैप्टर का न्यूमेरिकल लगाते रहिए, अभी आपके लिए वही होमवर्क रहेगा। ठीक है, और फिर हम आगे बात करेंगे अगले टॉपिक से। थैंक यू।